Hello students, welcome to the new session of Anatomy of Flowering Plants Part 1. इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर अभी हम यहाँ पर प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पौधों की आंतरिक संरचना। और प्लांट एनाटॉमी इज मेनली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। तो प्लांट एनाटॉमी एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो आंतरिक जो टिश्यू है, उत्तक है, उसका संरचना कैसा, उसका संगठन कैसा है ना, तो उसके बारे में हम यहां पर स्टडी करते हैं। सो ये कहलाता है कि प्लांट एनाटॉमी। नेमेक ग्रू, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्लांट एनाटॉमी में काफी योगदान रहा है और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है टिश्यू टर्म को जो है वो कॉइन किया था, मतलब पहली बार जो है वो टिश्यू टर्म का यूज किया था। सो ये रहा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। सो टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कई सेल्स का कलेक्शन होता है, वेदर सिमिलर और डिसिमिलर इन टाइप, या तो वो एक ही जैसे होते हैं या कई बार अलग भी हो सकते हैं। अलग अगर हम बात करें तो किसमें हमें देखने को मिलता है, अगर हम अलग सेल्स की बात करें, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरनल टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। लेकिन इसी के पहले जो है सिमिलर, यानी कि सारे जो सेल्स होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, जैसे हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिंपल टिश्यूज के फॉर्म में देखते हैं। Plant tissue are categorized into two fundamental types based on their ability to undergo division. तो हमारे पास दो तरह के टिश्यूज हैं, यानी कि एक ऐसा टिश्यू जो बार बार डिवाइड करता है और एक ऐसा टिश्यू जो है वो बार बार डिवाइड नहीं करता, वो परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में है, राइट। सो हमारे पास जो पहला टिश्यू है जो कि कंटिन्यूअस डिवीजन करता रहता है, राइट, सो वो हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो हम यहां पर जानेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम किसको कहते हैं। Meristematic tissue is composed of similar cells that are capable of dividing and form a new cells throughout life of a plant। यानी कि ये एक ऐसी टिश्यूज होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं और ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये लगातार डिवाइड करते रहे, डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स। लगातार जो है ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करते रहते हैं और नए तरह की कोशिकाओं को बनाते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्लांट, यानी कि पूरी लाइफ ऑफ प्लांट में जो है वो इस तरीके से ही चलता रहता है। A plant starts its life as a unicellular structure that is fertilized egg cell that develops into embryo which develops into a young plant। प्लांट का लाइफ कैसे स्टार्ट होता है? प्लांट का लाइफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से होता है जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लेता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और इसी एम्ब्रियो से बाद में क्या बन जाता है? यंग प्लांट फॉर्म करते हैं। सो यहां पर भी आप देखिए कि लगातार कोशिकाएं जो होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं जब तक कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, भ्रूण का जो फॉर्मेशन है, वो पूरी तरीके से ना हो जाए। So meristematic tissue can be defined as the tissue made up of a group of live thin-walled similar cells that divide continuously forming a new cells। तो जैसा कि हमने आप यहाँ पे देखा कि जाइगोट कंटिन्यूस डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इसकी कोशिकाएं पूरी डिवाइड करती रहती है। उसी तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये भी डिवाइड करते हैं, इनमें भी कंटिन्यूअस डिवीजन हमें देखने को मिलता है पूरी लाइफ टाइम तक।
और ये इनकी जो अगर कोशिकाओं की बात करें तो काफी थिन वॉल्ड होती है, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं और ये कंटिन्यूअसली डिवीजन फॉर्म में ही रहते हैं, लगातार ये डिवाइड करते रहते हैं। सो ये इनकी जो है कोशिकाओं की जो है वो काफी खास बात है कि ये पूरे लाइफ टाइम जो रहती हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो टर्मिनल इन पोजीशन, तो हमारे प्लांट्स के दो टर्म्स होते हैं। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो अगर सपोज ये ऊपर का है, सो दिस इज द शूट टिप, इसको हम क्या बोलते हैं? शूट टिप। ठीक है। सो शीर्षस्थ विभिज्योतक, यानी विभिज्योतक जो होता है वो हमारा मेरिस्टेमेटिक होता है, और शीर्षस्थ पानी की जो है वो टर्मिनल पोजीशन यानी एपिकल मेरिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे दो टर्म्स टर्मिनल पोजीशन है, एक जो है वो हमारा शूट का पार्ट होता है, शूट टिप, और दूसरा जो होता है वो हमारा रूट टिप होता है। तो ये दो टर्मिनल पोजीशन है। दोनों टर्मिनल पोजीशन पे कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present at root tips but root apical meristem are subterminal in position। ये शूट टिप पे जो होता है वो बिल्कुल टर्मिनल इन पोजीशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन रूट टिप पर जो होता है वो सब टर्मिनल होता है, क्योंकि यहां पर जो टर्मिनल पोजीशन है वो किसकी होती है? रूट कैप की होती है, क्योंकि रूट को प्रोटेक्शन चाहिए घर्षण से, फ्रिक्शन से, सॉइल के पार्टिकल से वो रब कर रहा होता है। तो उसको अपने रूट टिप को बचाना है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बचाना है, ताकि मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहे और रूट को और नीचे तक ले जाए, वहां तक जहां तक मिनरल्स और वाटर आसानी से अवेलेबल हो। लेकिन साथ ही साथ इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई बार घर्षण से क्या होता है, सॉइल से जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे जो है वो रूट टिप खराब हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो वहां पर जो है वो रूट कैप जो होता है वो प्रेजेंट होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। और रूट कैप के प्रेजेंट होने की वजह से जो रूट टिप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? सब टर्मिनल हो जाती है, सब टर्मिनल इन पोजीशन हो जाती है। ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो ये जो दोनों जो शूट टिप और रूट टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये इसके लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो एक छोटा सा पौधा निकलता है, लेकिन धीरे 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 वो पौधा कितना बड़ा हो जाता है। शूट का पार्ट तो हमें दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो जमीन के बाहर होता है, लेकिन रूट वाला पार्ट भी उसी तरीके से नीचे वो ग्रो कर रहा होता है। और इन दोनों ग्रोथ, चाहे रूट टिप का ग्रोथ हो रहा हो या शूट टिप का ग्रोथ हो रहा हो, है ना, ये दोनों के लिए जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Meristematic tissue, apical meristem position, terminal in position. These meristems are called apical meristem, present at root tip, but root apical meristem are terminal in position. Apical meristem are responsible for the lengthwise growth of the plant. तो हमने ये अभी just cover up किया है कि जो root एपिकल मेरिस्टम होता है वो सब टर्मिनल होता है, जबकि शूट टिप का जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो टर्मिनल होता है, और ये दोनों जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दूसरा टाइप का, इंटरकेलरी इन पोजीशन, originated from the apical meristem. These cells become distinct during the development of the permanent tissue. तो ये permanent tissue जो होती हैं उसके वहां पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो टर्मिनल पोजीशन पे है एपिकल मेरिस्टम, लेकिन अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है, लीफ निकल रही है, तो यहाँ पे भी जो है वो एपिकल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसको जो हम बोलते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टम पोजीशन होती है, यहाँ पर प्रेजेंट है, टिप पर नहीं। टिप पर तो एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पर इंटरकेलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। Situated on the lateral surface of the stem, branches and roots. तो ये आप देख सकते हैं कि लेटरल ब्रांचेस जो प्लांट्स में होती हैं, इतनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रोथ से ही बन रही हैं। तो वहां पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है? वहां पर इंटरकेलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। तो ब्रांचेस बनाने के लिए, है ना, लीव्स बनाने के लिए साइड से जो लीव्स निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, उसके लिए जो होती है वो इंटरकेलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है।
दे कैन फाउंड टू बी एट द लीफ बेस। तो ये लीफ बेस पे भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम पाइनस के केस में देखते हैं। और ये अबव दी नोड्स यानी कि ग्रासेस के केस में भी हम देखते हैं कि ग्रासेस के केस में नोड से ये थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, या फिर जस्ट बीनीथ द नोड्स। आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड। अगर ये दोनों नोड रीजन है तो इसके बीच वाला जो पार्ट होगा वो इंटरनोड होगा। और ये नोडल पोजीशन पे ही आप देखते होंगे कि लीव्स वगैरह अटैच होती हैं और यहां से फिर एक बर्ड्स निकलती हैं, है ना, यहां से बर्ड्स निकलती हैं और यही बर्ड जो होती हैं फिर वो लेटरल ब्रांचेस को बनाती हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि लीफ के बेस पर प्रेजेंट होता है ये इंटरकेलरी मेरिस्टम, पाइनस के एग्जाम्पल है इसके। अबव द नोड्स यानी कि नोड्स के थोड़ा सा अबव प्रेजेंट होता है ग्रासेस के केस में, और जस्ट बीनीथ द नोड, नोड्स के बिल्कुल जरा सा नीचे मिंट के केस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये पोजीशन ऑफ इंटरकेलरी मेरिस्टम के तीनों एग्जाम्पल हैं और इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। Meristematic tissue, lateral meristem. So lateral meristems are cylindrical running throughout the plant body. So lateral meristem जो होता है ये बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ऐसे राउंड सर्कुलर फॉर्म में ये ऐसे पूरा प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है वो स्टेम का, रूट का गर्थ बढ़ाने में काम आता है। सो इसीलिए ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, रनिंग थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। सिलिंड्रिकल फॉर्म में जैसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो आप उसमें जानते होंगे कि वेस्कुलर बंडल में एक सेल्स होती हैं जिनको हम कैम्बियम सेल्स कहते हैं। वही कैम्बियम सेल जो होती हैं वो थोड़ी मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती हैं और बाद में जाके कुछ जो ग्राउंड टिश्यू जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो भी मेरिस्टेमेटिक नेचर में हो जाता है और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये एक सर्कुलर सी संरचना बन जाती है। तो ये पूरा जो सर्कल वाला जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये पूरा मेरिस्टेमेटिक फंक्शन करना शुरू कर देता है। अंदर के भी सेल्स को डिवाइड करता है और बाहर भी सेल्स को डिवाइड करता है। इन डिवीजन से क्या होता है कि जो गर्थ है स्टेम का वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। So located along the lateral side of the stem, branches and roots. ये lateral sides of branches, stem और roots तीनों जगह पर ये present होते हैं। Intercalary meristem play a role in the elongation plants parts and contribute to the maintaining the upright position of the serial stem. तो intercalary meristem जो होता है वो पौधों को लंबा करने के लिए नहीं बल्कि ब्रांचिंग के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा जो है वो अपराइट पोजीशन, पॉस्चर को, जैसे कि सीरियल स्टेम में बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं तो वो उनको अपराइट रखने में, स्ट्रेट रखने में भी हेल्पफुल होता है। Despite being short-lived, these meristems are expanded in the formation of plant structures. तो ये थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होते हैं जब सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं, राइट। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बनाकर बताया था, ये जो है वो पूरे टाइम नहीं प्रेजेंट होते इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये थोड़े टाइम ही प्रेजेंट होते हैं और उसी टाइम में ये अपना मेरिस्टेमेटिक फंक्शन प्ले करते हैं, यानी कि सेल्स को काफी तेजी से अंदर और बाहर दोनों तरफ में डिवाइड करते हैं। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इनमें होता है। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकेलरी मेरिस्टम ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं और इनकी पोजीशन क्या है। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्लांट का जो है गर्थ या फिर हम डायामीटर भी कहते हैं जिसको, वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप जैसे पुरानी ट्री अगर कटते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस तरीके से उस पर हमें सर्कुलर जो है वो इस तरीके से हमें मार्क्स दिखाई देते हैं ऐसे, राइट। तो ये हर एक सीजन को डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर सीजन पे ये ग्रोथ हुई है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब अंदर और बाहर दोनों तरह की सेल्स बनाती हैं तो ये एक राउंड इस तरीके से हमें सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिलता है और ये ईयर में एक बार होता है, तो इस तरीके से हमें एक बार ये दिखने को मिलता है। So cylindrical in shape, lateral meristem extended throughout the entire plant body and can originate from both primary and secondary source. So ये दोनों तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी सोर्स जैसे आप देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम में, इंटरकेलरी मेरिस्टम में जो है वो जो लेटरल मेरिस्टम में और एपिकल मेरिस्टम में ये जो है वो प्राइमरी के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वहीं जो है वो
लेटरल मेरिस्टम में जो होते हैं वो आप देखेंगे कि ये सेकेंडरी फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर ये शूट का पोर्शन दिखाया गया कि एपेक्स में है, तो ये प्रिमोर्डियल लीफ का फॉर्म है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटोडर्म दिखाया गया है, स्मूथ एपिकल मेरिस्टम दिखाया है, ग्राउंड टिश्यू, देन उसके बाद यहाँ पर प्रोकैम्बियम, जो कैम्बियम वाला रीजन है वही सेल्स को डिवाइड करता है, राइट। सो ये कैम्बियम का सेल्स जो है बाहर की तरफ प्रोटोडर्म ऊपर की तरफ, और जो है वो अंदर की तरफ ग्राउंड मेरिस्टम को बनाता है। सो ये हमारा एपिकल मेरिस्टम का ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है। परमानेंट टिश्यू कैन बी कंसिस्ट ऑफ द सेल्स दैट आर आइदर सिमिलर और डिसिमिलर। हमारे दो तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिमिलर टाइप और डिसिमिलर टाइप, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि ये हमारे परमानेंट टिश्यू जो सिमिलर और डिसिमिलर टाइप कैसे होते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे परमानेंट टिश्यू जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके के सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। वहीं आपका जो परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, उसमें अलग अलग तरह की सेल्स यूनाइट होकर वो बनाती हैं, तो वो डिसिमिलर फॉर्म में है। They are no longer possess the ability to divide। अब ये खास बात है कि परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता, वो सिर्फ अपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती, जितनी भी तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें तो लगातार डिवीजन होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में हमें डिवीजन की जो सेल्स की एबिलिटी है वो सीज रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती यहाँ। Though the process of differentiation they are have achieved the stable shape and size। लेकिन इनमें सेल्स जब बन रही होती है तो इनमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, ये अलग अलग जो है वो शेप एंड साइज को अचीव कर सकती हैं। सो परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो द सेल्स विद परमानेंट टिश्यू कैन बी आइदर लिविंग और डेड। ये दोनों तरह के, हमें परमानेंट टिश्यू में दोनों तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, लिविंग भी देखने को मिलते हैं और डेड सेल्स भी देखने को मिलते हैं। द सेल वॉल में भी थिन और थिक, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कई बार थिक होती है और कई बार थिन भी होती है। साइटोप्लाज्म एग्जिबिट द वैक्यूलेशन एंड डाइल्यूशन। जो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो वैक्यूलेटेड होता है, अगर आप इसकी सेल्स को देखें तो इसमें काफी बड़े से वैक्यूल्स देखने को आपको मिलेंगे। तो एग्जिबिट वैक्यूलेशन एंड डाइल्यूशन, ठीक है। और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस वेरीज। अलग अलग कोशिकाओं में देखने को मिलता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ में तो प्रेजेंट होते हैं और कुछ में बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है वो टिश्यू है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। सो ये वाला जो टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू, ये वेरी करता है कि किस पोजीशन पर ये प्रेजेंट है। The structure and function would also be dependent on the location। और लोकेशन के जो है वो जो उनका स्ट्रक्चर है और जो उनका फंक्शन है ये डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पर है। जो अब सेल्स होंगी रूट्स में, वो रूट का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी उसी अकॉर्डिंग अडेप्टेड होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के टिश्यू हैं, 3 तरह के जो है वो टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर, और ये सारे जो है वो परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारा कैसा होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस द एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड द हेयर्स। तो अब अगर आप एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक सिंगल सेल थिक होते हैं, लेकिन कई जगह पर यहाँ पर इनमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है, ये छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं। इनकी सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो मॉडिफाई होकर गार्ड सेल्स बना लेती हैं, गार्ड सेल्स बनाते हैं। और ये जब गार्ड सेल्स बनाती हैं तो एक छोटा सा पोर या ओपनिंग खुल जाता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं,
अब इसी जो है वो एक और मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है कि जो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो कई बार जो होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से निकालते हैं। कई बार ग्लैंडुलर भी होती हैं, उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये ट्राइकोम्स और हेयर्स का भी मॉडिफिकेशंस हमें इनमें देखने को मिलता है। तो एपिडर्मिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर यूजुअली ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो ये जो है वो आउटर मोस्ट होता है, सिंगल लेयर का बना होता है, सिंपल सिंगल लेयर की जो एपिडर्मिस की लेयर होती है। एंड इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है और कंटिन्यूअस लेयर की बनी होती है, यानी कि कोई गैप्स इनमें इस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है, काफी इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, कंटिन्यूअस भी होती है, कहीं गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे मिलता है, वो स्टोमेटा के फॉर्म में मिलता है। एपिडर्मल्स आर पैरेनकाइमेटस। तो अगर हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करें कि एपिडर्मिस में किस तरह का सेल प्रेजेंट होता है, तो यहां पर जो सेल प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मल होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। तो साइटोप्लाज्म कम होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है और इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सो ये एपिडर्मिस के एक सेल की चर्चा हुई कि किस तरीके से एपिडर्मिस की जो सेल होती है वो प्रेजेंट होती है। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle which prevent the loss of water। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है, अगर आप उस आउटर लेयर को देखेंगे तो उसके ऊपर वैक्स की एक कवर चढ़ी होती है। जैसे ये एपिडर्मिस की लेयर है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर ना वैक्स की एक पर्टिकुलर कोटिंग हुई रही होती है। ये कोटिंग इसलिए होती है कि क्योंकि सन रेज जब इस पे फॉल करती हैं तो वाटर जो वो एपिडर्मिस से इवेपोरेट कर सकता है। तो ये क्यूटिकल की जो लेयर होती है ना, ये जो है वाटर को इवेपोरेट करके बाहर जाने नहीं देती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं वो रूट्स में जो प्रेजेंट होती हैं, उनके केस में इस क्यूटिकल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सो क्यूटिकल वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और इन मॉडिफिकेशंस जो एपिडर्मिस के लेयर्स में लीफ पर, स्टेम्स पर देखने को हमें मिलते हैं, उनमें से एक स्टोमेटा है कि एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशंस है। मैंने अभी बताया था कि एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और इस तरीके से गार्ड सेल्स बनाती हैं। ऐसे ये एक तरह की एपिडर्मिस सेल्स ही है और ये देखिए कॉन्टिन्यूअस होती है। सिर्फ ये दो पर्टिकुलर सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाई करके, और ये मॉडिफाई इसलिए होती है ताकि एक होल जैसी संरचना बन जाए। इसी होल को हम स्टोमेटा कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells, which encloses the stomatal pore। तो आप ये देख सकते हैं कि stomatal pore की संरचना बन रही है और ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं स्टोमा। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल्ड शेप। तो आप देख सकते हैं कि ग्रासेस के केस में ये जो है गार्ड सेल्स ये कैसे हो गए हैं? डम्बल्ड शेप्ड ऐसे हो गए। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी है कि डम्बल शेप्ड इनमें से किस तरीके के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो जैसे खास तौर से मोनोकॉट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनमें जो ग्रास फैमिली होती है उसमें ये जो है वो डम्बल्ड शेप जो है वो स्टोमेटा देखने को मिलता है। जबकि जो नॉर्मल डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें ज्यादातर में आप देखेंगे कि इस तरीके से बीन शेप के फॉर्म में जो है वो ऐसे ये ओपन फॉर्म में दिखाया गया है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेसिंग। स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी करते हैं और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट में प्रेजेंट है वो इवापोरेट करके निकल जाता है, तो एक सक्शन प्रेशर लगता है जिसकी वजह से रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं।
सो वहाँ पर स्टोमेटा का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट योगदान है। इसी तरीके से गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन वहीं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये दोनों केसेस में किसकी आवश्यकता है? गैसियस एक्सचेंज की। और गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये स्टोमेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द स्टोमेटा पोर। सो वाटर जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है अकॉर्डिंग कि प्लांट में कितना वाटर प्रेजेंट है। अगर प्लांट में वाटर प्रेजेंट नहीं हुए तो स्टोमेटा को वो क्लोज करके रखेंगे, जिससे कि वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ना हो और वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। एपिडर्मल टिश्यू, ट्राइकोम स्ट्रक्चर, इनमें हमें ट्राइकोम्स के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेम पर कई बार इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ पर भी इस तरीके से कई बार हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट। सो दीज सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स नोन एज ट्राइकोम्स। ये एपिडर्मिस सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है और यहाँ पर ये आपको इस तरीके से ट्राइकोम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। Trichomes in the shoot system are usually multicellular. शूट के सिस्टम में ये कई सेल्स का बना होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल का बना, ये कई सेल्स का बना हो सकता है। They may be branched or unbranched and soft or stiff. ये कई बार ब्रांच होते हैं और कई बार अनब्रांच भी हो सकते हैं। सो ट्राइकोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन है। दे मे बी इवन सिक्रीटरी, कई बार ये कुछ सिक्रीशंस निकाल रहे होते हैं। एंड ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक तरीके से शील्डिंग का काम करते हैं। जब ये शील्ड रहते हैं तो वाटर जो होता है वो जो प्लांट बॉडी से लॉस हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो ये हुआ हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।